नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट इसके ला चुके हैं और तीसरे पार्ट में हमने गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट 3 फेज में डिस्कस किया। आप कहोगे कि 3 फेज में कैसे? तो हमने गंगा नदी तंत्र को सबसे पहले उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा जो बुक में दिए गए थे। इसके बाद में हमने मैप के माध्यम से कहां कहां पर नदी फ्लो करती उसको समझा, और इसके बाद में हमने एक ब्लैंक पेज पर इसका मैप ड्रॉ किया अपने हाथों से और उसके बाद में उसे समझा। ठीक इसी प्रकार से आज के इस पार्ट 4 में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी हम 3 फेजेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां लेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और इसके मैप को देखेंगे कि भाई कहां पर कैसे ये नदी फ्लो करती है। इसके बारे में मैप में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देखेंगे और इसके बाद में इसका एक क्लियर मैप हम अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे और फिर उसे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हमने अपवाह द्रोणी नदी तंत्र और अपवाह प्रतिरूप को डिस्कस किया था। इसके बाद में आगे बढ़े और पार्ट 2 में हमने भारत में अपवाह तंत्र को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि भारत में हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, अभी हम हिमालय की नदियों में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, जो हिमालय की नदियां हैं उसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को पार्ट 2 में डिस्कस किया था। इसके बाद में पार्ट 3 में हमने जो डिस्कस किया है वो गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां जो दी गई है, हमने ये पहले इनके बारे में पढ़ा, जाना, समझा और फिर इसके बाद में ये आपके सामने कंप्लीट मैप है। इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी कहां पर फ्लो करती है, कंप्लीट जानकारी हमने मैप के माध्यम से ली। उसके बाद में हमने इसका एक कंप्लीट मैप ड्रॉ किया और उस मैप में सारी की सारी जो इसकी सहायक नदियां हैं उनको जोड़ के दिखाया, इंपॉर्टेंट जानकारियां देखी। अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, और इस तंत्र को भी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जानकारी हमने लिख करके रखी हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट को इन्हें पढ़ेंगे, इनके बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैप में इन जानकारियों को समझाएंगे और इसके बाद में इसका एक क्लियर अलग से मैप बना करके उसको समझेंगे। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में, जहां पर सिंधु और सतलज नदी इन दोनों नदियों का उद्गम का स्रोत है, वहीं उसी के नजदीक से ये नदी भी निकलती है। अगर क्लियर कहें हम आपसे तो आप ऐसे समझिए कि मानसरोवर झील के पास में ही आपकी सिंधु नदी का उद्गम है, इसी के पास में आपका सतलुज नदी के भी का भी उद्गम होता है। इसी नदी मानसरोवर झील के ही पास में एक ग्लेशियर जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। और चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का इस नदी का उद्गम होता है कहां से? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से। ठीक है, फिर यहां से ये नदी निकलती है और आगे बढ़ती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो नदी है इसकी लंबाई 3848 किलोमीटर है। अब आप कहोगे कि भाई 3848 किलोमीटर कैसे? अगर आप गूगल पर जाएंगे और वेबसाइट में देखेंगे तो विकिपीडिया पर इसकी लंबाई दी गई है 3848, जबकि अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे कई सारे वीडियोस में देखेंगे तो वहां पर 3080 किलोमीटर भी दी जाती है। 3000 मतलब इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग लंबाई दी गई है। लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में आकर के देखोगे तो वहां पर इसकी लंबाई को मेंशन नहीं किया गया है। इसीलिए जो गूगल की सबसे ट्रस्ट वाली वेबसाइट है विकिपीडिया, मैंने उस वेबसाइट से उठा करके आपको लंबाई बताई है 3848 किलोमीटर। ये लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, सिंधु से कुछ अधिक इसकी लंबाई है, परंतु इसका अधिकांश जो भाग है वो भारत से बाहर बहता है। ठीक है, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी ये अधिकांशतः भारत से बाहर बहती है तिब्बत वाले इलाके में, और इसके बाद में ये असम से इंडिया में प्रवेश करती है। असम से नहीं, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करती है, भी मांगे पड़ेंगे। ठीक है, ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। अगर आप देखोगे तो भाई हमारा भारत देश जो है, एक मिनट इसका पूरा मैप ड्रॉ करके आपको बता दें। देखो ये हमारे भारत देश का कुछ नक्शा है। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगी मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास ही में आपका ये चेमा युंगदुंग ग्लेशियर यहां से निकलती है। ठीक है, और ये तिब्बत वाला पूरा एरिया है। ठीक है, तिब्बत वाला एरिया, तिब्बत वाले एरिया में ही ये फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है ऐसी। ठीक है, ये आपका ये हो गया आपका पश्चिम एरिया। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्व एरिया, ये आपका उत्तर हो गया और नीचे वाला आपका दक्षिण है। ठीक है,
तो हिमालय पर्वत से मतलब जो हिमालय श्रृंखला है आपकी, इससे किधर चलती है, ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर प्रवाहित होती जाती है आगे, ठीक है। और नामचा बरवा शिखर जो आपका इसकी इस शिखर की लंबाई है 7,757 मीटर, ठीक है, इतनी ऊंचाई है इस शिखर की। इसके पास में पहुंचकर ये एक यू का शेप लेती, कैसे, ऐसी बहती हुई जाती और बिल्कुल ऐसे मुड़ जाती, ठीक है, यू अक्षर का शेप लेते हुए मुड़ करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अब आप कहोगे कि भाई अच्छी खासी नदी ऐसी पूर्व की ओर बहती जा रही थी, ये अचानक से इसने गॉर्ज का निर्माण करके भारत में प्रवेश क्यों लिया। तो देखिए जो नदियां होती हैं उनमें जब पानी बढ़ता है या फिर नदियों के जैसी ऐसी नदियों को रास्ता मिलती है, उसी प्रकार से नदियां प्रवेश करती जाती हैं, ठीक है। अगर यहां पर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो जो आपका ये नामचा बरवा शिखर है, ठीक है, इसी के पास में एक गॉर्ज भी आपको मिलता है। इसे यहां पर एक दर्रा आपको मिलता है, इस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। क्या नाम है, यांग याप दर्रा है यहाँ पर, ठीक है। और इस यांग याप दर्रा से ही ये इंडिया में प्रवेश लेती, यांग याप दर्रा है यहाँ पर आपको मिलता है, नामचा बरवा शिखर मिलता है, ठीक है, यहां से इंडिया में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है, ठीक है। एक मिनट, जब ये इंडिया में नामचा बरवा शिखर से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के, आप कहोगे आपकी गॉर्ज किसे कहते हैं, तो पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था, दो पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है, दो पर्वतों के बीच में नदियों के द्वारा यानी मतलब क्या है कि मिट्टी को काट करके एक गॉर्ज बनाया जाता है, यानी कि एक रास्ता टाइप का बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपको कि सड़क टाइप की होगी, ठीक है, पर्वतों को काट कर सड़कें बनाई जाती है, इसी प्रकार से नदियां या फिर पानी जो होता है एक पर्वत को काट करके बीच में रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। तो एक गॉर्ज के माध्यम से इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और यहां पर इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। अब आप कहोगे कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी के तो कई सारे नाम है, तो भाई जहां से इसका उद्गम होता है यानी कि मानसरोवर झील के पास से और ये अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इंडिया में जब प्रवेश करती है तो यहां से लेकर के यहां तक इसका नाम क्या रहता है, यहां से यहां तक इसका नाम रहता है, इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है, सांगपो नाम दिया जाता है। और जब ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, ठीक है। तो अभी दो नाम आपको इसके पता चल गए, एक हो गया आपका यहां से लेकर के इंडिया में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में आने तक का नाम, इसका क्या नाम था, इसका नाम था यहां से यहां तक पहुंचने से पहले सांगपो। और जब ये इंडिया में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब दिहांग नाम इसका पड़ गया, फिर ये नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। और जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसमें तीन नदियां आकर के मिलती हैं। एक नदी का नाम है दिबांग, एक नदी का नाम है लोहित, एक नदी का नाम है केनुरा। ये तीन नदियां आकर के इससे मिलती हैं, ठीक है। और जब ये तीन नदियां आकर के इससे मिलती हैं और फिर ये नदी आगे बढ़ती है, फिर ये नदी आगे बढ़ती हुई असम में प्रवेश करती है। और जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, मानसरोवर झील से ये चली यहां से, ठीक है, आकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा शिखर से इसने भारत में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में आगे बढ़ी, और जब ये आगे बढ़ी, जब इसने यहाँ पर एंट्री ली तो इसका नाम पड़ गया क्या, इसका नाम यहाँ पर पड़ गया था सांगपो, ठीक है। सांगपो नाम पड़ने के बाद में जब इसमें ये तीन नदियां आकर के मिली, एक दिबांग, एक लोहित, एक मिली इसमें आकर के तीसरी केनुला, ठीक है, तब इसका नाम, फिर ये नदी इन तीनों नदियों को मिलाकर के आगे बढ़ी, और भी कई सारी सहायक नदी आकर के इसमें मिलती हैं। फिर इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र, जो कि असम में जब ये प्रवेश करती तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ गया, और फिर इसके साथ में आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम क्या था, सांगपो, जब यहां से लेकर यहां तक बह रही थी सांगपो। इसके बाद में जब ये यहां से लेकर के जब इस अरुणाचल प्रदेश में इसमें एंट्री ली और ये असम तक आई तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम तब हुआ दिहांग, ठीक है। और जब ये असम में प्रवेश किया तो इसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब ये असम से जब निकलती है और बांग्लादेश में जब एंट्री लेती तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ता है, जमुना पड़ता है, ठीक है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। अगर तिब्बत में जाकर के आप देखोगे तो वो आपको ठंडा और शुष्क इलाका मिलेगा, अतः इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कि शुष्क क्षेत्र है तो ऑब्वियसली वहां पर जल तो कम हो गई होगा, ठीक है। और वहां पर क्या है कि अवसादों की मात्रा भी कम होती है, इस वजह से सिल्ट की मात्रा वहां पर कम होती है, ठीक है। अब जैसे ये भारत में एंट्री लेती है, भारत में ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, ठीक है। यहां पर नदी में जल और सिल्ट की मात्रा दोनों बढ़ जाती है। क्यों, ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री लेती है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि हिमालय वाला एरिया, और हिमालय आपको पता है कि एक वलित पर्वत है, और वलित पर्वत होने की वजह से इसमें अवसादों की मात्रा अधिक है,
किसकी मात्रा अधिक है? अवसादों की मात्रा अधिक है, यानी कि मिट्टी जो है यहाँ की इतनी अधिक कठोर नहीं है, इस मिट्टी में अवसाद ज्यादा पाए जाते हैं। और जब पानी भी ज्यादा इस नदी में मिल जाता है, अवसाद भी ज्यादा मिलते हैं, तो ये इन दोनों को लेकर के आगे बढ़ती है, यानी कि वर्षा वाले क्षेत्र से गुजरती है तो इसमें जल और सिल्ट दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर के एक गुफित नदी के रूप में बहती है। अब आप कहोगे कि गुफित नदी किसे कहते हैं? पॉइंट बी नोटेड। देखो, जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स में हिंदी माध्यम के बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनके सामने कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन शब्दों का अर्थ उनको नहीं पता होता। सवाल का उत्तर तो पता है, लेकिन उन शब्दों का अगर आपको अर्थ पता होता तो आप उसका आंसर दे पाते। ऐसे ही शब्द आ जाते हैं, क्या? गुफित। आपसे यूपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से गुफित का अर्थ क्या है, आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। देखिए, गुफित नदी किसे कहते हैं समझिएगा। सपोज दैट आप ये सोचिएगा कि भाई एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक है जिसकी क्षमता है 100 बोरियां लाद करके चलने का, ठीक है, और वो ट्रक ये रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है। अब रास्ते में क्या हुआ, उसके ऊपर किसी ने 10 बोरी और लाद दी, 20 बोरी और लाद दी, फिर आगे बढ़ा 30 बोरी और लाद देंगे, फिर आगे बढ़ा 5 बोरी और लाद देंगे। जब इतना अधिक लोड हो जाएगा तब ट्रक क्या करेगा? ट्रक इधर उधर बोरियां गिनाने लगेगा और क्या है कि ऐसे ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। यानी कि एक बोरी इधर गिरा दी, 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 ठीक है। ऐसे बोरियां गिराते जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि उसके पास में ओवरलोडिंग है, ठीक है। ओवरलोडिंग होने की वजह से ठीक इसी प्रकार जब ये नदी अपने स्थान से लेकर के बहती हुई आती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम से बहती हुई आती है, तो यहां पर इसमें क्या है कि जो पानी की मात्रा थी वो पहले तो कम थी, इसमें पानी की मात्रा भी बढ़ गई और अवसादों की यानी कि सिल्ट की मात्रा भी बढ़ गई। जब इसके अंदर अवसाद अधिक हो जाते हैं, ठीक है, और पानी भी अधिक हो जाता है, तब ये नदी क्या करती है? अनेक धाराओं में, ठीक है, इसमें कई सारी धाराएं निकलने लगती हैं और क्या करते हैं? गुफित के रूप में बहने लगती है। यानी कि कैसे बहती है? ये पूरी थी, ठीक है, नदी बह रही थी। अब इसमें क्या है कि अधिक जब पानी आ गया तो इसने क्या किया? अधिक पानी आ गया, अधिक मिट्टी आ गई, तो इसी ने क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा अवसाद को निक्षेपित कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर निक्षेपित कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर निक्षेपित कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर निक्षेपित किया। ऐसे अवसादों को निक्षेपित करती जाएगी और नदी ऐसे, एक धारा ये निकल गई, ठीक है, एक धारा ये निकल गई, ठीक है, थोड़ा सा अवसाद यहाँ पर निक्षेपित कर दिया तो एक धारा ये निकल गई, फिर थोड़ा सा अवसाद यहाँ पर निक्षेपित कर दिया, एक धारा ये आई, ठीक है। तो ऐसे अनेक धाराओं में विभाजित होकर के आप देखें कि नदी बहती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। और जहां जहां पर ये अवसादों को निक्षेपित करेगी, ठीक है, वहां पर ऊंचा टीला प्रकार का छोटा सा, मतलब टीला तो नहीं बनेगा लेकिन वहां पर मिट्टी आ जाती है। आपने कई बार देखा होगा, आप गूगल मैप उठाकर देखिए आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये गुफित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का भी निर्माण करती है। अब नदी द्वीप किसे कहते हैं इस चीज को भी समझिएगा। ये जो नदी थी ऐसी बहती हुई जा रही थी, ठीक है, इसने यहाँ पर अवसाद डाल दिए, यहाँ पर अवसाद डाल दिए, यहाँ पर अवसाद डाल दिए, यहाँ पर भी डाल दिए, फिर इधर मुड़ गई, फिर यहाँ पर अवसाद डाल दिया, फिर इधर मुड़ी, ठीक है, फिर यहाँ पर अवसाद पड़े, ठीक है। तो कोई एक स्थान ऐसा आया जहां पर इसने बहुत अधिक अवसाद डाल दिया, बहुत अधिक अवसाद डाल दिया, ठीक है। और जहां पर इसने अपना बहुत अधिक अवसाद डाला यानी कि बहुत अधिक मिट्टी का वहां पर निक्षेपण किया, वहां पर नदी द्वीप का निर्माण हुआ, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण किया जाता है। इस नदी द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप, याद कर लीजिएगा, माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इस नदी द्वीप का निर्माण भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है। लिख लीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है। अब अधिक क्यों है? तो भाई जब ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, तो क्या है कि भारत में प्रवेश करने से पहले इसके पास में सिल्ट तो होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वहां पर शुष्क स्थान से होकर गुजरती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ पर क्या है कि बरसात अधिक होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो मिट्टी है, ठीक है, वो भी अधिक इसको मिलती है, यानी कि अवसाद अधिक मिलती है। तो उन सभी अवसादों को लेकर के अपने साथ चलती है। अधिक पानी हो जाता है, ठीक है, अधिक पानी आने की वजह से ये क्या करती है, ये अधिक पानी और अधिक अवसादों की वजह से नदी जो है ये विपरीत, ये ब्रह्मपुत्र नदी सिल्ट निक्षेपण की मात्रा में बहुत अधिक है, यानी कि सबसे अधिक ये सिल्ट का निक्षेपण करती है। सिल्ट का अर्थ होता है गाद हो गया, ठीक है, और मतलब गाद हो गया या फिर कहें कि मिट्टी हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें सिल्ट में मिली होती हैं, आप अवसाद समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा
के मार्ग में परिवर्तन लाती है। यानी कि आप देखोगे जो नदी है इसमें कई सारी धाराएं फूटकर निकलती रहती हैं, और मतलब नदी तो एक ही रहेगी ये इसके बीच में, ठीक है, धारा में बहुत परिवर्तन लाती रहती है, ठीक है, ऐसे चलती रहती है। यानी कि आप अगर देखोगे तो इसमें एक ही नदी में काफी अधिक निक्षेपण ये करती है सिल्ट की, ठीक है। तो ये इसकी होगी बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब इसी पूरे नदी तंत्र को आप मैप में समझिएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अब आप मैपिंग के माध्यम से यहां पर समझिएगा। उद्गम स्थान इसका कौन सा है? मानसरोवर झील के पास में कौन सा ग्लेशियर? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कॉपी और पेन लेकर के अगर आप बैठे हैं तो नोट कर लीजिएगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है यहां से, ठीक है। अब नदी यहां से बढ़ती है आगे, ठीक है, यहां से आगे बढ़ती है, ये एक दो धाराएं आकर के यहां पर इससे मिलती हैं, ठीक है, ये लासा है यहां से मिलती है और आगे बढ़ती है यहां से लेकर के, और यहां तक इसका नाम क्या होता है? यहां से यहां तक इसका नाम होता है क्या? यहां से यहां तक इसका नाम पड़ता है, यहां पर क्या नाम पड़ता है? मैंने अभी आपको बताया था, सांगपो कहा जाता है। क्या कहा था? सांगपो, ठीक है। और फिर यहां पर एक इसको क्या मिलता है? यहां पर एक इसको मिलता है शिखर। इस शिखर का नाम है नामचा बरवा शिखर, ठीक है। क्या नाम है? नामचा बरवा शिखर है। इस शिखर की ऊंचाई कितनी है? लिख लीजिएगा 7757 मीटर, 7757 मीटर ऊंचा यहां पर एक इसको शिखर मिलता है। और शिखर के पास में ही एक दर्रा है या फिर कहीं की गॉर्ज है। इस दर्रे का नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि इस दर्रे का नाम क्या है। चलिए मैं ही बता देता हूं। यहां पर एक दर्रा है, इसका नाम है यांग यांग दर्रा। क्या नाम है? यांग यांग दर्रा है। और यहाँ पर एक गॉर्ज भी है, इस गॉर्ज का नाम दिया गया है दिहांग गॉर्ज, ठीक है। ये जो यहाँ पर गॉर्ज मिलता है, इस गॉर्ज को नाम दिया गया है दिहांग गॉर्ज। और इस गॉर्ज से ये नदी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेने के साथ में क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या है कि पर्वतीय एरिया से निकल के आती है, हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती, ठीक है। और यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर बरसात होती रहती है, ठीक है। ये शुष्क क्षेत्र नहीं है। ये आगे बढ़ती हुई जब आती है तो यहाँ पर इसे दो नदियां आकर के मिलती हैं। एक नदी का नाम है दिबांग नदी और एक नदी का नाम है लोहित नदी, ठीक है। ये लोहित नदी का आपको दिखाई दे रहा है, लोहित नदी इधर से आती हुई बहती है और इसमें मिलती है। और लोहित नदी पर ही यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया। इस ब्रिज का नाम है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज। और इस ब्रिज की लंबाई नोट कर लीजिएगा 9.16, ठीक है, 9.16 किलोमीटर, ठीक है। 9.16 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो कि इस लोहित नदी पर बनाया गया है, ठीक है। लोहित नदी और दिबांग नदी, एक मिनट यहां पर एक याद रखना कि ये जो नदी है, ठीक है, इस नदी जब ये बांग्लादेश यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम रख दिया जाता है दिहांग नदी, ठीक है। और यहाँ पर जो गॉर्ज है, ठीक है, इस गॉर्ज का भी नाम दिया गया है दिहांग गॉर्ज, ठीक है। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इस गॉर्ज का भी नाम दिया गया है दिहांग गॉर्ज। और जब ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है तो इस नदी का नाम भी पड़ जाता है, क्या नाम पड़ता है? दिहांग नदी पड़ जाता है, ठीक है। जबकि इसमें एक नदी जो आकर के यहाँ पर मिलती है, एक यहाँ पर दिबांग नदी आकर के मिलती है। हा और वाका केवल अंतर है, ठीक है। दिबांग नदी यहां पर आकर के मिलती है, दिबांग, ठीक है। जबकि इस नदी का नाम क्या यहां पर पड़ता है? दिहांग है। उसमें हा है और इसमें बा है, केवल दो शब्दों का अर्थ है, ठीक है। इस नदी का नाम यहां से लेकर के और असम तक जब भी जाती है, ठीक है, तो वहां तक इसका नाम रहता है क्या? दिहांग नदी, ठीक है। और लोहित नदी पर एक ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज का नाम है भूपेंद्र हजारिका ब्रिज, ठीक है। और इस ब्रिज की लंबाई है 9.16 मीटर और ये ब्रिज भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। याद कर लीजिएगा, भूपेंद्र हजारिका ब्रिज 9.16 किलोमीटर का है और ये ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है। तो दो नदियां इससे मिल गई और फिर ये नदी आगे बढ़ी, ठीक है। ये जो नदी है ये आगे बढ़ी। अभी तक इस नदी का नाम क्या है? दिहांग नदी है, ठीक है, दिहांग नदी है। और हाँ, ये जो लोहित नदी जहां पर आकर के मिलती है, इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है पासीघाट सदिया, लिख लीजिएगा, पासीघाट सदिया। फिर ये आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ती है तो यहां पर लमसम एक और ब्रिज है, ठीक है। इस ब्रिज का नाम है बोगीबील ब्रिज। क्या नाम है? बोगीबील ब्रिज है। और ये बोगीबील ब्रिज जो है डिमाजी नदी और डिब्रूगढ़, ठीक है, डिमाजी और डिब्रूगढ़ इन दोनों जगहों को जोड़ने के लिए इस नदी पर बनाया गया है और इस ब्रिज का नाम क्या है? बोगीबील ब्रिज नाम है, ठीक है। फिर यहां से आगे बढ़ती है, इस पर इसमें आकर के एक नदी मिलती है, ठीक है। जो नदी इधर से आकर के मिलती है उस नदी का नाम है क्या? बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग आकर के इससे मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती है और इसमें माजुली द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है। ये असम में प्रवेश करती है और असम में ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है, ठीक है।
माजुली द्वीप का निर्माण यहीं कहीं पर करती है असम। देखिए पूरा मैप मुझे यहाँ पर मतलब असम का अगर अलग से होता तो मैं बता देता। ठीक है, जब ये असम में प्रवेश करती है तो माजुली द्वीप का निर्माण करती है, क्योंकि असम में इसे क्या है कि सिल्ट अधिक मिल जाता है, अवसाद की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जल भी बढ़ जाता है, और फिर नदी अनेक धाराओं में बहती हुई काफी, आप देख रहे हैं कि मोटी नदी आपको दिखाई गई। ठीक है, मतलब काफी चौड़ी दिखाई गई। यहाँ पर क्या करती है, यहीं कहीं पर ये नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, फिर आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ती है तो सुबनसिरी ये आप नदी देख रही है, ये बहती हुई इधर से आती है, ये भी तिब्बत से नदी आती बहती हुई है, और इसमें यहाँ पर आकर के मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। फिर नदी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, और फिर इधर तरफ से एक नदी जाकर के इसमें मिलती है। ठीक है, इसमें इधर तरफ से एक नदी जाकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है क्या है, धनसरी नदी जाकर के मिलती है। फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, फिर एक मानस नदी है जो कि आकर के इससे मिलती है। ठीक है, एक मानस नदी आकर के मिलती है। फिर जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, फिर इसमें एक नदी और आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है क्या, कपिली नदी। ठीक है, जो कि इधर से जाती है और इसमें मिलती है, कपिली नदी और है। ठीक है, फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, इसमें एक संकोश नदी आकर के इधर से मिलती है, संकोश नदी आकर मिलती है। ठीक है, फिर थोड़ी सी नदी और आगे बढ़ती है जब ये, तो इसमें आकर के तिस्ता नदी मिलती है। अभी देख रहे हैं तिस्ता नदी ये आकर के इसमें मिल रही है। ठीक है, और तिस्ता नदी के मिलने के बाद में जब ये थोड़ी सी और आगे बढ़ती है, हाँ एक चीज और याद रखना, यहां पर जहां पर ये तिस्ता नदी आकर के मिलती है, तहां पर इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इसका नाम क्या है, जमुना है। जब ये असम से बाहर निकलती है, ठीक है, और ये जो आपका अगला देश है बांग्लादेश, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है, ये जमुना पड़ता है, और ये आपकी यमुना नदी है। जमुना और यमुना में फर्क समझना। ठीक है, यहां पर इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ठीक है, और जमुना नदी में आकर के इधर से जो ये गंगा नदी यहां पर थी, ठीक है, गंगा नदी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, तो पद्मा नदी आकर के जमुना में मिल जाती है, और इन दोनों की संयुक्त धारा ये जो है, ठीक है, इस संयुक्त धारा को मेघना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, मेघना नाम दिया गया। एक बार समझिएगा, ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहां पर इसने प्रवेश किया किसमें, यहां पर इसने बांग्लादेश में प्रवेश किया, और बांग्लादेश में प्रवेश करते इस नदी का नाम यहां से लेकर यहां तक क्या रहा, जमुना। ठीक है, और ये आपकी गंगा नदी आ रही थी, गंगा नदी ने यहां से प्रवेश लिया बांग्लादेश में, और यहां से लेकर के यहां तक इसका नाम क्या रहा, यहां से यहां तक इसका नाम पद्मा रहा। ठीक है, ये जमुना और ये पद्मा, जब इन दोनों की धाराएं मिल जाती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा ये जो आपकी बहती हुई दिखाई दे रही है, इस धारा का नाम दिया गया मेघना। ठीक है, और मेघना नदी ये आगे बढ़ती है। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद में विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है में ये हुगली नदी, जो कि गंगा से एक वितरिका निकली थी, ये वितरिका, और ये कौन सी नदी, मेघना नदी। ठीक है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और इस डेल्टा का नाम क्या है, आप सभी को पता है इस डेल्टा का नाम क्या है। ठीक है, आगे बढ़ती है, इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, याद कर लीजिएगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर के इसका पानी मिल जाता है। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब एक बार इसका हम क्लियर मैप बना करके डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी ब्लैंक पेज पर इसका एक मैप बनाते हैं। मानसरोवर झील के पास में चेमा युंगचुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इसका नाम क्या रहा, यहां से इसका यहां तक नाम रहा सांगपो। ठीक है, क्या नाम था, संगपो। ठीक है, सांगपो नाम इसका रहा। ठीक है, ये सांगपो नदी आई, यहां से इसने एक यू शेप बनाया। ठीक है, यू शेप बना करके अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश में इसने प्रवेश ले लिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश लिया, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के असम तक इसका नाम क्या रहा, इसका नाम रहा दिहांग। ठीक है, यहाँ पर दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज से ये मुड़ी थी। ठीक है, इसने इंडिया में प्रवेश लिया असम में। ठीक है, और यहाँ पर ही ये जो शिखर है, ठीक है, ये जो शिखर है, इस शिखर का नाम है मानसरोवर, सॉरी यहाँ पर नामचा वरवा शिखर है, नामचा वरवा शिखर, जिसने इंडिया में प्रवेश लिया। ठीक है, जब इसने इंडिया में प्रवेश लिया तो इसमें आकर के कई सारी नदियां मिली। ठीक है, कौन कौन सी नदी मिली मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कौन कौन सी नदी आकर के इसमें मिलती है, तो इसमें कई सारी नदी आकर के मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आकर के मिलती है एक नदी जिसका नाम है लोहित नदी है, एक लोहित नदी आकर के मिलती है, और भी कई सारी नदियां जो कि आकर के इसमें मिलती हैं, और फिर ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, और जब ये नदी आगे बढ़ती है फिर ये असम में प्रवेश लेती है। ठीक है, जब ये असम में प्रवेश लेती है
तो असम में इसका नाम बदल दिया जाता है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में जब ये बांग्लादेश में फिर से आकर के बांग्लादेश में प्रवेश लेती है, यहाँ से आ गया बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। फिर इधर से गंगा नदी बहती हुई आती है, ठीक है, और गंगा नदी और ये जमुना नदी जो दोनों नदी मिलती हैं तो इसका नाम, एक संयुक्त नदी का नाम पड़ता है क्या, मेघना, ठीक है, मेघना नाम पड़ता है। और मेघना नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है और इसका नाम मेघना था, ये बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है जाकर के। और फिर यहां से जो आपका डेल्टा, दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, इस डेल्टा का नाम है, क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इसकी कई सारी सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि जब ये यहाँ से ऐसे मुड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे दो नदियां मिलती है, एक दिबांग नदी है, ठीक है, और एक नदी लोहित नदी आकर के, दो नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, ठीक है, एक दिबांग और एक लोहित नदी, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है और लोहित नदी पर यहाँ पर भूपेंद्र हजारी जी का एक ब्रिज है, ठीक है, भूपेंद्र हजारी ब्रिज कहा जाता है, 9.16 किलोमीटर का, विश्व में भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। फिर ये और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक और ब्रिज मिलता है, ठीक है, जो कि डिमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने वाला ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम क्या है, इस ब्रिज का नाम है बोगीबील ब्रिज। फिर थोड़ा सा ये और आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी यहाँ पर माजुली द्वीप आपको देखने को मिलता है, जो कि इसके द्वारा बनाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो इस इधर तरफ से एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है सुबनसिरी नदी है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो इधर से एक और नदी आकर के मिल गई, इस नदी का नाम क्या है, बूढ़ी दिहांग मिलती है, ठीक है, सॉरी बूढ़ी दिहांग नहीं, एक धनसरी नदी मिलती है। और बूढ़ी दिहांग जो है ये माजुली द्वीप से पहले आकर के मिलती है यहाँ पर, ठीक है, माजुली द्वीप से पहले बूढ़ी दिहांग मिलती है। थोड़ा सा और ये नदी यहाँ से आगे बढ़ती है जब, तो इसमें आकर के ये मानस नदी मिलती है, ठीक है, और मानस नदी के बाद में इसमें ये एक कपिली नदी आकर के इधर से मिलती है और फिर इधर से एक और नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है संकोस नदी, ठीक है। फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाए तो बांग्लादेश में तिस्ता नदी आकर के इसमें मिलती है, ठीक है, तिस्ता नदी। और फिर इधर से आकर के जो ये यहाँ पर ये बांग्लादेश वाला आप एरिया समझ लीजिएगा, ठीक है, तो बांग्लादेश से गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश किया तो इस नदी का नाम हो गया पद्मा नदी आकर के, और जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश लिया तो इसका नाम हो गया जमुना, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना नदी में आकर के मिल जाती है पद्मा नदी जो कि गंगा नदी है, ठीक है, और फिर यहां से इसका नाम पड़ जाता है क्या, मेघना। और मेघना नदी आगे जाकर के समुद्र में बंगाल की खाड़ी में समाहित होती हो जाती है और वहां पर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा तंत्र, ठीक है। आई थिंक कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको समझ में आया होगा। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो मानसरोवर झील के पास में एक चेमा युंगचुंग ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम होता है। अगला पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी है, तो विकिपीडिया के अनुसार 3848 किलोमीटर लंबाई है। ये कहां पर भारत में एंट्री लेती, तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा शिखर के पास में एक गॉर्ज है, ठीक है, जिसे दिहांग गॉर्ज कहा जाता है, ठीक है, दिहांग, यहाँ पर ये दिहांग में ये प्रवेश लेती है और यहाँ पर इसका नाम दिहांग हो जाता है। अगला पॉइंट, इसमें तीन नदियां आकर के मिलती हैं, दिबांग, लोहित और केनुला, ठीक है, ये प्रमुख नदियां, और भी कई सारी नदियां आकर मिलती है। असम में इसका नाम बदल जाता है, असम में इसका नाम जो तो बदल जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम क्या था, सबसे पहले सांगपो था, फिर इसका दिहांग पड़ा, ठीक है, फिर असम में इसका नाम आ जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला पॉइंट, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जब इसमें आकर के गंगा नदी मिल जाती है, यानी कि गंगा की जो पद्मा नदी है, यानी कि पद्मा नदी आकर मिलती है, तब इसका नाम पड़ जाता है क्या, तब इसका नाम मेघना पड़ जाता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि यही नदी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो कि माजुली, ठीक है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नोट कर लीजिएगा। और ये अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। हाँ, एक मिनट, कमेंट कर दिया करो भाई लोग, आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। जी हाँ, आपका एक ही कमेंट हमें मोटिवेट करता है, तो कमेंट जरूर कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।